नमस्कार, आप देख रहे हैं डीजीएनआ न्यूज और हमारे इस खास शो क्रेजी क्रिकेट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आईपीएल के सीजन में आज जो मुकाबला होने वाला है वो है नंबर 7 और नंबर 8 की टीम। जी हां, नंबर 7 पर फिलहाल दिल्ली कैपिटल्स की टीम मौजूद है अंक तालिका में और 8 नंबर पर है कोलकाता। दिल्ली और कोलकाता के बीच का ये मुकाबला दोनों टीमों के लिए इसलिए अहम है क्योंकि अगर यहां से आगे का सफर तय करना है तो ये मुकाबला जीतना बहुत ज्यादा जरूरी है। और यही वजह है कि एक दमदार मुकाबला हमको आज देखने को मिल सकता है। लेकिन इतिहास क्या बोलता है, दोनों टीमों में किसका वजन ज्यादा है, ये हम हमारे एक्सपर्ट से जानेंगे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है इंदौर डिवीजन क्रिकेट एसोसिएशन के वरिष्ठ सदस्य और क्रिकेटर सुखदेव सिंह घुमन सर। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। और उसके साथ हमारे साथ हमारे खास एक्सपर्ट के तौर पर मौजूद हैं संजय चौबे सर, जो कि रमेश भाटिया क्रिकेट फाउंडेशन के सेक्रेटरी हैं और उसके साथ साथ क्रिकेट के एक बेहतरीन कोच भी हैं। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू अभिषेक। वैसे आज के मुकाबले की बात करें उससे पहले कल का जो मुकाबला जहन से उतरने को तैयार नहीं है उसकी चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि इस मुकाबले को भले ही गुजरात टाइटंस ने जीता हो लेकिन चर्चा सबसे ज्यादा हो रही है तो वो है उमरान मलिक की गेंदबाजी की। जिस अंदाज में इस खिलाड़ी ने गेंदबाजी की है वो निश्चित तौर पर जीत की चर्चा से कहीं ज्यादा है। उमरान मलिक ने यह बता दिया है कि भारतीय क्रिकेट टीम का तेज गेंदबाजी के क्षेत्र में क्या भविष्य है, क्या रफ्तार है और आखिर किस अंदाज में भारतीय टीम अब विपक्षी टीम के डंडे बिखेरने के लिए तैयार है। सर, क्या कहेंगे? व्हाट एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी मैच। उमरान अकमल ने 5 विकेट लिए। 2020 में 5 विकेट लेना अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि होती है और 5 ही विकेट गिरे, 5 उन्होंने लिए। उसके बाद में अभिषेक ने 65 रन किए, एडन मैकरम ने 56 रन बनाए और 195 रन में जो लास्ट ईशान ने लास्ट ओवर में 25 रन बनाए। एक यंगस्टर जो 5-6 मैच खेल रहा था और बाद में पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में केन विलियमसन ने कहा भी कि वो 5-6 मैच से हमारे साथ था, उसको समय नहीं मिल रहा था, पर जितनी क्लीन हिटिंग उसने लास्ट ओवर में आकर करी और फर्ग्यूसन जैसा बॉलर जो इंटरनेशनल लेवल का है और 150 प्लस की स्पीड से इस आईपीएल की हाईएस्ट द फास्टेस्ट डिलीवरी जो है 153.9 उसने डाली थी। तो उसको अगर 25 रन में वो बैट्समैन मार सकता है तो, और फिर भी देखिए ये सब करने के बाद में भी आप एंड अप हुए लूजिंग पे और वहीं बस एक ही बात हो रही थी, राशिद कैन राशिद कैन राशिद कैन। और राशिद देखिए एक अच्छा स्टार बॉलर होने के साथ साथ जिसको कि हमेशा मुझे क्या, हम सब लोग जो उनको क्रिकेट खेलते देखते हैं, हमने कभी ऐसे बैट्समैन उनको वैल्यू नहीं किया। हम ऑलवेज सोचते थे कि वो आएंगे 5-10 रन 15 रन बना देंगे, बहुत होंगे। परंतु बार बार अगर हम उनको बारे में सुने तो कह रहे हैं कि मैं 2 साल से मेरी बैटिंग पे वर्कआउट कर रहा था और मेरी बैटिंग जो है वो वर्क कर रही है और हमने देखा भी कि वर्क कर रही है। पिछले एक मैच भी उन्होंने पहले जिताया और कल आकर एक लगभग ऐसा मैच जिसमें उस समय उम्मीद ही नहीं बची थी कि आपको 22 रन लास्ट ओवर में चाहिए, तेवातिया साथ में है। और उन्होंने बाद में एक बड़ी अच्छी चीज़ बोला मैंने राहुल तेवातिया से एक कही थी कि हमारा सबसे अच्छे बॉलर को अगर 25 रन बढ़ सकते हैं तो हम भी 25 रन बना सकते हैं। एक आध बॉल भी अगर कोई उसमें मिस हो जाए तो पैनिक नहीं होना, अपना कंपोजर अच्छा रखो और जोर से मारना और हम ये मैच जीत जाएंगे। जीते भी नहीं तो बहुत क्लोज ले जाएंगे जिससे कि हमारे नेट रन ड्यूटी इफेक्ट ना पड़े। देखिए ये फर्क डालता है एक एक्सपीरियंस प्लेयर, एक वाइज प्लेयर, एक स्टेबल प्लेयर जिसका दिमाग हो और जो क्रिकेट को समझता हो, वो अपने साथ एक जो साथी खिलाड़ी खेल रहा है उसको कैसे कन्विंस कर रहा है। 22 रन अपने आप में बहुत बड़ा टोटल होता है किसी भी लास्ट ओवर में चेज करने के लिए। रन इतना बड़ा इंपॉर्टेंट नहीं होता, वो जो लास्ट ओवर का प्रेशर होता है और वो जो टीम के लिए रन बनाने का प्रेशर होता है वही आदमी को आता तो उसमें से ड्रेन आउट कर देता कि मैं कैसे इनको हैंडल करूंगा। और लास्ट ओवर में पहली बॉल के ऊपर तेवातिया ने छक्का मारा, फिर उन्होंने एक सिंगल लिया और वहां बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि 22 रन बनाने हैं, तेवातिया ने राशिद को सामने ला दिया, वो 6 मारता है, वेट कर सकता था। पर आगे हमने देखा अगली बॉल के ऊपर फिर से राशिद ने लॉन्ग ऑन के ऊपर एक 6 मारा। एक 6 मारने के बाद में इक्वेशन फिर जो बची कि आपको 3 बॉलों पे 9 रनों की जरूरत है। अगली बॉल मिस हो जाती है, कुछ नहीं होता, फिर अगली बॉल पे एक 6 मारा जाता है और लास्ट बॉल के ऊपर 3 रनों की जरूरत होती है। और क्या कहें, और तीनों 6 जो मारे देखिए 3 डिफरेंट डायरेक्शन में, एक कवर्स के ऊपर मारा, एक फाइन लेग के ऊपर मारा और एक मिड ऑन के ऊपर मारा। कोई भी ऐसा नहीं था कि फ्लूक है, वो टॉप एज लगी है या हो गया। प्रॉपर शॉट्स थे जिनको कह सकते हैं कि एक सेंसिबल बैट्समैन जिस तरह से हिटिंग करता है वैसा उन्होंने हिटिंग करा और अपनी टीम को एक उस सिचुएशन में से लेकर उन्होंने मैच जिताया जहां डन एंड डस्टेड थे। बाद में हार्दिक पांड्या ने कहा भी कि भगवान जो हमारी मदद कर रहा है कि हम जब जब हमें जरूरत होती तब मदद करता है,
पर बहुत ज्यादा मदद मिल रही है। ऐसा ना हो कि जब तक हमारे प्लेऑफ्स के मैचेस आए, फाइनल मैचेस, तब तक हमारा लक ड्रेन आउट हो जाए, खत्म हो जाए। तो वाकई में वो एक टीम ब्लेस्ड है। हार्दिक पांड्या खुद भी, उन्होंने बॉलिंग नहीं करी, कहा भी कि अभी एक टूर्नामेंट बहुत लंबा है, राहुल तेवातिया भी बॉलिंग करते हैं, मैं भी करता हूं, मैं वापस आऊंगा, बॉलिंग करूंगा, राहुल से भी जिस दिन लगेगा बॉलिंग कराऊंगा। परंतु एक कप्तान 10 रन बनाता है और उसके साथ जो बाकी टीम है, विद्यमान साहा की जितनी तारीफ करे, 68 रन बनाए, वो ज्यादा स्कोर नहीं कर पा रहे थे। उसके बाद सब लोगों ने अपना अपना रोल प्ले किया। और मैं तो ऐसा कहूंगा कि अगर आप गुजरात टाइटन में देखेंगे तो हर बार नया प्लेयर आता है जो आकर परफॉर्म करता है और वो मैन ऑफ द मैच होता है, प्लेयर ऑफ द मैच होता है। तो ऐसी टीम शायद ही कहीं देखने में आई है। और सबसे बड़ी बात, टॉप ऑफ द टेबल जब दो टीमें खेल रही हो, फर्स्ट और थर्ड रैंक के लिए बहुत छोटा सा मार्जिन होता है जब आप पहली 3 या 4 टीमों में देखते हैं। और वो टीम जो अपना नर्व्स पे कंट्रोल रखती है, जो स्टेबल रहती है, वही टीम ये थोड़े से मार्जिन को जीतती है। और यही गुजरात टाइटन के साथ हो रहा है। क्रिकेट कहूंगा कल मैं कि टीम की तो जीत हार होती है, पर कल तो क्रिकेट की जीत होती। सर क्या कहेंगे, अभिषेक शर्मा, रिद्धिमान साहा, उमरान, ये ऐसे खिलाड़ी हैं जो कल के महत्वपूर्ण किरदार थे। और आखिरी में फिर हमने देखा कि तेवतिया, और उसके पहले हमने शशांक सिंह को भी देखा, और उसके साथ साथ राशिद। ये ऐसे किरदार रहे जिन्होंने कल एक मैच को शानदार बना दिया। और इससे बेहतर क्या हो सकता है कि क्रिकेट प्रेमियों को ऐसा मुकाबला देखने को मिले जब नतीजा आखिरी गेंद तक अस्पष्ट हो, कि बॉल होने के बाद ही पता चलेगा कि आखिर क्या होने वाला। नहीं, बिल्कुल अभिषेक, और वाकई में कल जो मैच हुआ बहुत ही शानदार। पहली बात तो मैं हमेशा जो हैदराबाद के थोड़ा सा, मेरा ये सवाल अगला आपसे आने वाला था, सपोर्ट उसकी बैटिंग लाइनअप को लेके हमेशा रहता था, पर कल उन्होंने बहुत ही बढ़िया 190 के आसपास रन बनाए उन्होंने, 195। और इसके बाद वो मतलब जिसको कहते हैं ना कि उनका लक नहीं था कल, वो इसलिए नहीं जीते। अदरवाइज ऐसा होता नहीं है कि एक ओवर में 22 रन बनाना। और जेनिसन जो बॉलर हैं, उन्होंने इससे पहले वाले आरसीबी को 68 पे ऑल आउट किया था, उसमें मेन भूमिका उन्हीं की थी। जो 2 बॉलों पे उन्होंने 2 बड़े विकेट विराट और फाफ डुप्लेसिस का लिया था, और वहीं से पूरा मैच पलटा था। और देखिए कि आज जो कल मैच हुआ उसमें वो आखिरी ओवर में 4 छक्के खा गए। तो ये क्रिकेट ऐसा ही खेल है, और ये आपको एक दिन राजा और एक दिन रंग जिसको बोलते हैं वो बनाता है। मतलब आप ज़्यादा, जिसको मैं कहता हूँ ना कि सबको औकात में रखता है, वो क्रिकेट जो इंदौरी भाषा में बोला जाता है, ये वो क्रिकेट है। कि आप देखो कि आप 2 दिन पहले आप बिल्कुल आपने विराट कोहली को और फाफ को आउट किया, और इसके बाद पूरी टीम बिखर के 68 पे आउट किया, वो सब आपकी तारीफ कर रहे थे। और 4 दिन के बाद ही सडनली आपको मालूम पड़ा कि आपको लास्ट ओवर दिया गया 22वां ओवर, और इसके बाद आपने पूरा मैच ही हरवा दिया। और लास्ट बॉल पे तो 3 रन बनाने थे, आपने 6 रन बढ़वा दिए। तो ये क्रिकेट है। और ये क्रिकेट में आप जैसे सर ने बोला कि कल क्रिकेट की जीत हुई, वाकई में कल क्रिकेट की जीत हुई, देखने में बहुत मज़ा आया। फिर मैं बात करूँगा रिद्धिमान साहा की, जो उन्होंने क्या मतलब इतनी शानदार बैटिंग करी, और उन्होंने ही जिसको बोलते हैं कि जो मैच का, जिसका बोलते हैं कि जीतने का जो नींव रखी, वो उन्होंने रखी। उनके जो 68 रन बनाए, उनके बारे में कोई ज्यादा बात कर नहीं रहा है। वो इसलिए क्योंकि उमरान मलिक ने जो गेंदबाजी की, वो सब पर भारी पड़ी, वो भारी पड़ी है, पर उनके बारे में कोई ज्यादा बात नहीं कर रहा है। शशांक सिंह की भी सर मैं कहूंगा कि बात उनकी ज्यादा होना चाहिए। आपको शशांक सिंह के बारे में बता दूं कि वो पहले मध्य प्रदेश से अंडर 16 मैच खेल चुके। वो पहले मध्य प्रदेश के खिलाड़ी थे, उनके फादर पुलिस डिपार्टमेंट में एक बड़े ओहदे पे थे जबलपुर में, और जबलपुर से डिवीजन खेले। इसके बाद मध्य प्रदेश के लिए अंडर 16 खेले। बाद में जब वो छत्तीसगढ़ चले गए, और छत्तीसगढ़ से वो खेल रहे हैं, वो छत्तीसगढ़ के प्लेयर हैं। उनको अभी साल राजस्थान रॉयल्स ने उनको खरीदा है, सॉरी इन्होंने अपना हैदराबाद में। तो वो मैं यही बात आपको बता रहा था। तो जो रिद्धिमान साहा ने बैटिंग करी, सुपर बैटिंग करी उन्होंने, उनकी बैटिंग की चर्चा ज़्यादा नहीं हो रही है, क्योंकि जो तेवतिया और राशिद खान, ये दोनों ने मतलब कि जिसको कहते हैं ना कि मेला लूट लिया आखिरी में ले जाके। पर जो नींव रखी थी वो रिद्धिमान ने रखी थी। उनके अगर 68 रन हटा दो आप, तो बहुत मुश्किल काम हो जाएगा। तो इसलिए उनकी भी चर्चा करना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद आप उमरान मलिक के बारे में बोलेंगे, जितनी तारीफ़ की जाए, फ्रेंचाइजी का, उनकी टीम का क्या होगा, प्लेऑफ में जाएगी नहीं जाएगी मुझे नहीं मालूम है, पर मुझे इतना पता है कि वो इंडिया टीम के लिए अब जरूर खेलेंगे। वो एक आदमी 4 ओवर के मैच में 5 विकेट लेता है, 4 बोल्ड मारता है, कैच आउट करता है। और उसमें विलियमसन की मैं जितनी तारीफ करूँ, मैं कल भी बोल रहा था कि अगर कप्तानी के मामले में अगर आप बोलेंगे तो वो बड़े कप्तान का विकेट कप्तान का विकेट था। कि आप जैसे बोलते हैं ना कि उन्होंने स्लिप, डीप स्लिप, एक फर्स्ट स्लिप बिल्कुल जिसको शॉर्ट थर्डमैन नहीं बोला जाता है, डीप थर्डमैन पे अंदर बिल्कुल स्लिप को जिसको बोलते हैं वो रखा था, और सीधा कैच वहीं गया और उन्होंने उसको आउट किया। बहुत दिमाग से उन्होंने जो प्लानिंग की थी उसके लिए, और उन्होंने 5 विकेट लिए। तो उमरान मलिक मेरे हिसाब से तो आज की तारीख में नंबर 1 हो गए हैं, और मुझे नहीं लगता कि सिलेक्टर को भी परेशानी आएगी उनका नाम लिखने में। फटाक से उनका नाम मुझे लगता है वर्ल्ड कप की टीम में अगर
वो मैं चाहता हूँ ईश्वर से कि वो इंजर्ड ना हो, कोई इंजरी ना हो उनकी, क्योंकि उनको 14 मैच अभी यहाँ खेलना है और उसके बाद फिर बाकी की सीरीज़ में भी वो रहेंगे, मुझे ऐसा लगता है। तो एक वो शानदार हिंदुस्तान के लिए, जिसको कहते हैं कि बहुत ही एक तेज बॉलर और बहुत ही शानदार तेज बॉलर मिला है। और कल उनको देखने के बाद बहुत मज़ा आया, हमको नहीं पूरे हिंदुस्तान को मज़ा आया। कल देखने लायक बॉलिंग डाली थी उन्होंने, जितनी बॉलिंग उन्होंने यॉर्कर डाली, सारे बड़े बैट्समैनों को उन्होंने आउट किया। उन्होंने कोई पिछल्लों का आउट नहीं किया, सब बड़े बड़े बैट्समैनों को किया उन्होंने। तो वो उमरान मलिक, इसके बाद हम राशिद की बात करें, अनफॉर्चुनेटली वो अफगानिस्तान से खेलते हैं, जहाँ पर थोड़ी सी पॉलिटिकली और ये सब बहुत प्रॉब्लम्स है। अदरवाइज अगर दूसरी किसी कंट्री में होते तो, हालांकि वो अभी भी बहुत बड़े खिलाड़ी हैं और उनको जितने भी वो लीग खेलते हैं उसमें उनको बहुत नाम चलता है उनका, पर अगर कंट्री वाइज देखा जाए तो वो ऐसी जगह से अफगानिस्तान तक जो इतना टेस्ट दर्जा या उनको उस तरह का ठप्पा नहीं लगा हुआ है कि वो बड़े प्लेयरों के नाम से जाने जाएंगे। पर हाँ, T20 और वनडे के नो डाउट और नंबर 1 है। कल उनकी बॉलिंग इतनी अच्छी नहीं हुई, पर उन्होंने बताया कि मैं बॉलर नहीं तो बैटिंग में भी कर सकता हूँ, और उन्होंने दूसरा मैच जिताया। संजय, उसमें एक और बड़े खिलाड़ी की जो निशानी होती है कि राशिद ने उसके बाद ये बोला कि जैसी मैंने बॉलिंग करी वो बहुत ख़राब करी, मैंने 4-5 बॉलिंग ख़राब करी, जिस लाइन लेंथ पे मैं कर रहा था उस लाइन लेंथ पे बॉलिंग नहीं कर सकते हैं, और अभिषेक ने मुझे मारा। और देखिए, कोई बड़ा प्लेयर अपनी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करता है तो वो बोलता नहीं, हमेशा अपने आप को नहीं कुछ ना कोई बहाना ढूंढेगा। पर उन्होंने एक्सेप्ट किया कि इस तरह की बॉलिंग नहीं कर सकते हैं, मैंने गलती करी और मुझे अभिषेक ने मारा, और मैं डेफिनेटली इस चीज़ को ध्यान रखूंगा और आगे इंप्रूव करूंगा। और उसके साथ सबसे बड़ी बात, जो उन्होंने लास्ट में जो 11 बॉल में 31 रन बना, रिमार्केबल। और उसके बाद में जो एक वो विक्ट्री लैप था कि बल्ला ऊपर करके वो जब वो दौड़ रहे थे और जिस तरह से विक्ट्राइज किया गया, इट वाज हार्ट वार्मिंग, बहुत बड़ी। इसके साथ मैं एक चीज और संजय बात करना चाहूंगा, यश दयाल जो जीटी के बॉलर है, उसके बारे में किसी ने उस बेचारे को बोला नहीं, कुछ नहीं कहा। 4 ओवरों में 24 रन दिए ऐसी विकेट के ऊपर उसने, एक मीडियम फास्ट बॉलर 24 रन देकर 1 विकेट लेता है। उसने भी बहुत अच्छी लाइनर लेंथ के ऊपर बॉलिंग करी। और नहीं तो मैं तो ये सोच रहा हूँ, जैसे इवन राशिद ने भी बोला कि हमने जब ये विकेट देखा था, यहाँ जब मैच स्टार्ट हुआ था तो हमने बात करी थी कि ये 180 प्लस का विकेट है, और हमने 195 में इनको रोक के बहुत अच्छा काम किया। उन 195 में रोकने में सबसे बड़ा यश दयाल का नाम है कि जहाँ पे हर प्लेयर को 40 रन पड़ रहे हैं, वहाँ आप 24 ही रन दिए। 40 छोड़िए, कल जैनीसन बेचारे को तो 62-63 रन पड़े हैं 4 ओवर। यस, और वहीं पे दूसरा फास्ट बॉलर अगर 24 दे रहा है तो डेफिनेटली ये जो स्कोर जो है 195 है, कहीं पे भी 210-215 हो सकता था। उस यंगस्टर ने भी बहुत अच्छी बॉलिंग करी। तो ये चीजें हैं जो हमारे लिए उभर कर आ रही हैं, हम जिनको देख पा रहे हैं। हम देख पा रहे हैं कि इंडियन क्रिकेट फ्यूचर जो है वो कितना ब्राइट है और किस तरह से चमक रहा है आईपीएल के इस पर्दे के ऊपर। सर, एक अभिषेक शर्मा जिन्होंने ओपन किया और उन्होंने जो बैटिंग की, उनकी भी हमको तारीफ करना चाहिए कि उन्होंने बहुत शानदार बैटिंग करी। और वो भी राशिद जैसे उन्होंने सब फर्गूसन, राशिद सबको खेला। ये उनका कॉन्फिडेंस बता रहा है कि कितने अनुभवी बॉलर को उन्होंने इतनी बुरी तरीके से पीटा। हम जो बोल रहे हैं कि जो डोमेस्टिक के जो प्लेयर हैं उनको आप कम नहीं आ सकते हैं, वो बहुत शानदार है। मतलब ऐसा है कि पीछे एक लाइन लगी हुई है कि अगर आप अच्छा नहीं करोगे तो मैं हूँ आपके पीछे। फिर मतलब एक के पीछे 5-5 प्लेयर हैं, आप देखिए, और उन्होंने बहुत अच्छा किया। तो अभिषेक शर्मा भी उसमें एक बहुत अच्छे प्लेयर हैं। और जो कल मैच हुआ अभिषेक, वो तो गजब था, अल्टीमेट मुकाबला था। कि 2 मजबूत टीमें, मजबूत मुकाबला, बहुत ही शानदार, आखिरी तक टूटा नहीं, आखिरी बॉल तक ये मजबूत मुकाबला था। और इस रोमांचकता को अगर सबसे ज्यादा किसी ने बढ़ाया है तो उमरान मलिक। वो हम बात इसलिए लगातार कर रहे हैं क्योंकि T20 फॉर्मेट कहीं ना कहीं बल्लेबाजों को प्रेरित माना जाता है, उन्हें ज्यादा एज दिए जाते हैं। विकेट्स भी इस तरह के होते हैं कि जो बल्लेबाजों के लिए मददगार साबित होते हैं। लेकिन एक लंबा दौर, खासतौर पर कोविड और उसके पहले का हम 2019-18 के बाद की बात करें तो कोई ऐसा गेंदबाज देखने को मिला है जिसने बल्लेबाजों को परेशान करके रख दिया। सर, एक लंबे समय बाद, इससे पहले का स्पेल मुझे जहां तक ध्यान है, शेन वॉटसन के सामने रियाज ने वर्ल्ड कप में फेंका था, जो लेफ्ट आर्म बॉलर है, और उन्होंने बहुत ज्यादा परेशान किया था शेन वॉटसन को, और आज तक वो जहन में है उनकी गेंदबाजी। बड़ी शानदार गेंदबाजी थी और उसी तरह का आलम कल हमने देखा सर। और 5 विकेट्स में से 4 क्लीन बोल्ड। नहीं, बिल्कुल, जितनी तारीफ करी जाए उतनी कम है। बहुत छोटा सा क्रिकेटिंग कैरियर है अभी उमरान का। हमने पिछली बार देखा जब वर्ल्ड कप की टीम सेलेक्ट हुई थी यूए में, जब वो गया, उससे पहले जब उसका सिलेक्शन हुआ था सिर्फ एक फर्स्ट क्लास मैच खेला हुआ था। उस एक फर्स्ट क्लास मैच से फ्रेंचाइजी ने उसको पिक किया, पिक करने के बाद में उसको नर्चर किया। और इवन हम सबको पता है कि जो वर्ल्ड कप स्क्वाड के लिए जो बॉलिंग असिस्टेंट रखे गए थे या बॉलिंग करने के लिए जिनको रिटेन किया, उनमें से उमरान को भी रखा गया था क्योंकि उसकी स्पीड इतनी ज़्यादा थी। और
प्रैक्टिस कराने के लिए। उसके बाद में देखिए आप उनको वहां से, क्योंकि उस टीम जो सिलेक्ट होती है उसके प्रैक्टिस प्लेयर्स जो होते हैं उनको रिलीज कर दिया जाता है। वेंकटेश भी उसमें थे, इनको रिलीज कर दिया गया, ये लोग वापस आ गए। पर ये दर्शाता है कि आप में टैलेंट क्या है और क्यों आपको अपनी टीम के साथ रखा जा रहा है, ताकि वो उतनी बड़ी उस स्पीड के ऊपर आपके बैट्समैन भी जो है वो प्रैक्टिस कर पाएं, क्योंकि उनको आगे जो इंटरनेशनल बॉलर्स खेलने हैं वो उसी तरह के ऑस्ट्रेलियंस, न्यूजीलैंडर्स, इंग्लैंड, वो सारे 150 प्लस में बहुत सारे बॉलर हैं जो बॉलिंग करते हैं। तो आपके घर में अगर ऐसा सेट है और उसको आप प्रॉपर्ली नर्चर कर सकते हैं तो नथिंग टू बीट इट। और मैं तो एक चीज़ और कहूँगा, पिछले मैच में इन दोनों टीमों के बीच में जो हुआ था उसमें उमरान मलिक ने एक बाउंसर मारा था जो हार्दिक पांड्या के हेलमेट में लगा था, और अगली बॉल उन्होंने ओवर पिच करी थी जिसको हार्दिक पांड्या ने कवर ड्राइव करके चौका मारा था। कल उन्होंने अपनी गलती से सीखते उन्होंने पहली बॉल जो थी वो बाउंस किया उसको, और अगली बॉल पे फिर उन्होंने वही शॉर्ट ऑफ लेंथ बॉल करी, पहली बार की तरह ओवर पिच डालने की कोशिश नहीं करी, और जो उसके ऊपर उनका एज लगकर वो थर्ड मैन के ऊपर जाकर उनका कैच हुआ। ये चीज़ें जो होती हैं ये प्लेयर्स बहुत जल्दी गैदर करते हैं। आप इस तरह से प्लेटफॉर्म पे जब खेलते हैं, जब आपके पास में टॉप इंटरनेशनल प्लेयर आपके फ्रेंचाइजी में हैं, आपके साथ में हैं, उनके साथ दिन भर आप रहते हैं, प्रैक्टिस उनके साथ करते हैं, ड्रेसिंग रूम उनके साथ शेयर करते हैं, अब खाना खाते हैं तो साथ में खाते हैं, कोचिंग सेशंस होते हैं सब साथ में होते हैं, तो वो सारी चीज़ें जो आप ड्रीम भी नहीं कर सकते हैं वो आपको अवेलेबल होती हैं, जिसके बारे में आप सोचते हैं, जिसको पैटर्नाइज करते हैं कि ये प्लेयर जो है जैसे हम केन विलियमसन की बात करें, वो न्यूजीलैंड के कैप्टन हैं। आप अगर इंडियन टीम में सिलेक्ट होंगे तभी कहीं जाके आप न्यूजीलैंड में जब दौरा होगा और कभी उसमें आप हुए तो उनके साथ खेल सकते हैं, परंतु आज तो आप ब्लेस्ड हैं, आप उस कैप्टन के साथ में ये 2 महीने लगातार खेलने वाले हैं, 60 डेज, वहां तो आप एक दिन रहेंगे और वो पर्टिकुलर मैच में जितनी देर भी आपका इंटरेक्शन होगा या हेलो आई होगी या उसके बाद में होगी, यहाँ तो आप 60 डेज उनके साथ स्पेंड करने वाले हैं। 60 दिन बड़े प्लेयर, उनसे सीखना, उनका तरीका क्या है, कैसे खेलते हैं, और वो उनसे असिस्टेंस लेना, वो असिस्ट करते हैं, जूनियर्स को बताते हैं कि ऐसा नहीं, आपका ये गलत है, ये सही है। आप केन विलियमसन बैट्समैन है, आप अगर बाकी प्लेयर्स की बात करें तो जो जिस चीज़ में स्पेशलाइजेशन होती है वो अपने यंगस्टर को जो उनमें लगता है, क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं उनकी पैनी निगाह होती है, इंटरनेशनल लेवल पे जब खेलते हैं तो बैट्समैन की वीकनेस भांपते हैं बहुत जल्दी, उसके ऊपर काम करते हैं, तो उनको कहीं ना कहीं क्रिकेटिंग सेंस डेफिनेटली ज़्यादा है बाकी प्लेयरों से जो इंटरनेशनल लेवल पे खेल रहे हैं। तो इससे बड़ी बात नहीं हो सकती कि ऐसा टैलेंट हमारे पास है और अभी इस समय सेफ हैंड्स में, और मुझे लगता है बीसीसीआई को एनसीए में इसका ध्यान रखते हुए, ऑलरेडी मुझे मालूम है कि वो एनसीए में प्रैक्टिस कर रहे हैं अभी, और क्योंकि फास्ट बॉलर्स जो हैं उन्हें इंजरी प्रोन होता है, आप सडन जर्क लगते हैं और बहुत सारे बोन्स के ऊपर, बहुत सारे जॉइंट्स के ऊपर, बॉडी की मांसपेशियों के ऊपर बहुत प्रेशर आता है। अगर हम उनको प्रॉपरली मैनेज कर पाएंगे क्योंकि एक बहुत बड़ी धरोहर है हमारे इंडियन क्रिकेट को बहुत अगले लेवल तक ले जा सकता है। दूसरा उमरान मलिक के बारे में कि आपको बता दूं कि इनको जो पिक किया गया है वो इरफान पठान और अब्दुल समद ने भी, हाँ, इरफान पठान जम्मू कश्मीर के कोच बने थे, बट उसके पहले ये टेनिस से खेलते थे और हमारे इंडिया टीम के कोई सिलेक्टर वैष्णो देवी के दर्शन करने गए थे, वहाँ उनको किसी ने बताया कि यार एक बॉलर है जो टेनिस से बहुत तेज बॉल फेंकता है, और उन्होंने वहाँ पर देखा है सर, और फिर उन्होंने इरफान पठान को बोला, और इसके बाद ये जो पूरी कवायद हुई है इमरान मलिक की वो ऐसे हुई है। मैं सर के मैंने कहा मैं सर पूरी बात कर लें, इसके बाद मैं बताऊंगा। तो क्या होता है कि जो टैलेंट है वो छुप नहीं सकता, हाँ, जो जिसमें एक तो टैलेंट और फिर किस्मत। आप देखिए कि एक इंडियन सिलेक्टर वैष्णो देवी के दर्शन करने गया, फिर वहाँ उनको किसी ने बताया, फिर वो वहाँ गए, फिर इरफान पठान को बताया, और इस तरह से, और आज वो 2 साल के अंदर, मतलब ये आज गवास्कर भी कल बोल रहे थे कि बिल्कुल ये इंडिया टीम में होना ही चाहिए। कल गवास्कर का स्टेटमेंट है, मतलब गवास्कर का स्टेटमेंट बहुत कम लोगों के लिए होता है, हाँ, बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। वैसे सर मेरा सवाल आपसे खास तौर पर यह था, क्योंकि आप एक कोच भी हैं, अगर कोई संपत्ति हमें मिलती है क्रिकेट की, उसे सहेजना किस तरीके से चाहिए, और खास तौर पर अगर उमरान की बात करें तो अब एक अपेक्षाओं का बोझ भी उनके ऊपर आएगा, निश्चित तौर पर उनके ऊपर अब आने वाला है वो बोझ, और कल के बाद तो ज़्यादा ही बढ़ जाएगा। उनकी मनोवैज्ञानिक स्थिति को कायम रखना और उसके साथ साथ एक फास्ट बॉलर को सिखाते हुए बिना इंजरी के एक लंबा सफर तय करवाना। बिल्कुल, आप देखिए कि अब ये हैदराबाद का जो कोचिंग स्टाफ है उसमें डेल स्टेन है, वो खुद भी साउथ अफ्रीका के बहुत अच्छे फास्ट बॉलर थे, और वो पूरी उन्हीं से कोचिंग ले रहे हैं अभी। जो 2-2.5 महीने से उनका जो आईपीएल के पहले 15 दिन पहले से जो उनका ट्रेनिंग सेशन चालू हुआ था, 15-20 दिन पहले से, और अभी तक, और कल हम देख भी रहे थे जब वो विकेट ले रहे थे तो डेल स्टेन बहुत खुश हो रहे थे, और मतलब वाईफाई कर रहे थे, तो हाई फाई कर रहे थे वो। तो क्या होता है कि अब इंजरी ये उनको कितना फ्रेंचाइजी पूरे 14 मैच खिलाती है या बीच में रेस्ट करवाती है, ये पूरा काम होगा अब जो सपोर्ट स्टाफ का।
कि भाई अगर हमको इस मैच में उनकी ज़रूरत है कि अगर मान लो कि हम प्लेऑफ में पहुंच रहे हैं या नहीं पहुंच रहे हैं, अगर नहीं पहुंच रहे हैं तो फिर उनको मत खिलाओ, क्योंकि उनको भी रेस्ट देना पड़ेगा, क्योंकि अल्टीमेटली वो भी इंसान है, मशीन तो है नहीं। तो ये तो और जो मानसिकता की बात है आपने जो बोली, तो वो तो आज जिन प्लेयर्स के साथ में वो रह रहे हैं तो डेफिनेटली मतलब जैसे सर ने बताया कि केन विलियमसन वो इतने बड़े कप्तान हैं, वो इतने बड़े खिलाड़ी हैं वो, कि अगर उनके साथ में आप रहोगे, डेल स्टेन के साथ में आप रहोगे, बाकी जो प्लेयर्स हैं आप उनके साथ में रहोगे, वहाँ पर भी बहुत सीनियर प्लेयर है, बिल्कुल लारा भी वहाँ पर है टीम में। तो इन लोगों के साथ जब आप रहोगे और इनसे जब उनकी बातें आप सुनेंगे, वो जब वो आपको टिप्स देंगे, तो डेफिनेटली फिर मेंटल रूप से आप बंदा वहाँ जाके बाद स्ट्रांग हो ही जाता है। और मुझे ऐसा लगता है कि इनका जो एक्शन है, जो रिदम है, उसमें इनको इंजरी के चांसेस कम है। मतलब जो एक्शन देखने में जैसे क्या होता है कि कई लोगों के एक्शन ऐसे रहते हैं कि उनमें बहुत ऑकवर्ड एक्शन रहते हैं कि उनको बैक की प्रॉब्लम बहुत होती है। तो वो प्रॉब्लम मेरे ख्याल में इनको तो, क्योंकि इनका रिदम एक्शन इतना बढ़िया है, रिदमिक एक्शन जिसको बोलते हैं, साइड आर्म है, तो मुझे नहीं लगता कि इनको ज़्यादा इंजरी तो किसी को भी हो सकती है। मतलब मैं कोई ऐसा भविष्यवक्ता नहीं हूँ कि मैं, और चांसेस कम है और अपने आप को बचा के रखेंगे तो डेफिनेटली हिंदुस्तान के लिए आगे बहुत लंबा इनके साथ में जाए। एक और इंसिडेंट था संजय, कल जब पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में उनसे पूछा गया, ऑल्दो क्योंकि जो पूछने वाले थे वो इंग्लिश में पूछ रहे थे, तो साथ में एक असिस्टेंट कोच थे जो उनको ट्रांसलेट करके बोल रहे थे। तो उन्होंने एक चीज़ बहुत अच्छी की, उन्होंने बोला कि आप 155 किलोमीटर कब डालेंगे? तो उन्होंने कहा कि 155 किलोमीटर जिस दिन मेरा भगवान चाहेंगे उस दिन 155 हो जाएगी, पर अभी तो मेरा ये है कि मुझे अच्छी बॉल डालनी है और अच्छी लेंथ पे डालनी है, हार्ड लेंथ पे डालनी है। यही हमसे आज कहा गया था, वही हमने किया और मुझे बहुत अच्छा लगा और मुझे अच्छा क्रिकेट खेलना। तो ये कुछ चीज़ें होती हैं कि कुछ यंगस्टर हैं, बच्चे हैं, अभी हैं, तो लगता है हाँ साहब अभी डालेंगे 155। बोला 155 बात की बात है, वो जिस दिन ऊपर वाला चाहेगा उस दिन 155 हो जाएगा। परंतु अभी क्या करना है कि मुझे अच्छी क्रिकेट खेलनी है, मुझे जिस तरीके से मेरी मैनेजमेंट बोलती है करने के लिए कि मुझे ऐसा बॉल डालना, मेरे को वैसा ही बॉल डालना और मैं अच्छा बॉल डाल रहा हूँ, मैं एंजॉय कर रहा हूँ। तो एंजॉय कर रहे हैं, अच्छा क्रिकेट खेल रहे हैं, लेकिन इसी के साथ में अच्छा क्रिकेट खेलने की अगर ज़रूरत है तो वह दिल्ली और केकेआर दोनों को है, क्योंकि दोनों की ही पोजीशन फिलहाल पॉइंट्स टेबल में उनके नाम के अनुरूप नहीं है। 7 नंबर पर मौजूद है दिल्ली कैपिटल्स और 8 नंबर पर मौजूद है केकेआर। सर, यहाँ पर दिल्ली के लिए परेशानी ये है कि पिछले मुकाबले में जिस तरह से विवादास्पद एम्पायर के फैसले के बाद में एक माहौल बना, एक मनोवैज्ञानिक दबाव बनाया, दिल्ली को उससे उभरते हुए, उस हार से उभरते हुए आज जीत दर्ज करना बहुत बड़ी चुनौती। नहीं, इवन उनके मैनेजर ने भी कहा कि हमें उस निर्णय से बाहर आने में 2-3 दिन लगे कि वो जो कुछ भी हुआ उस जो नहीं होना चाहिए था। उसके बाद हमारे पास 5-6 दिन थे जिसमें हम लोग सेटल डाउन हुए कि नहीं, हमको अब अगला मैच खेलना तो ऐसा खेलना है। दिल्ली और केकेआर दोनों शुरुआत में अच्छा खेलने के बाद में, जब ये 15वां सीजन का शुरुआत हुआ था तो दोनों ने अच्छे मैचेस खेले, 3-3 मैचेस जीते 4-4 में से, और उसके बाद में उनकी लय जो थी वो कहीं गड़बड़ा गई और अपनी लाइन से हटते हुए अब हालत ये है कि डीसी पिछले 3 में से 2 मैच हार चुकी है और केकेआर पिछले 4 मैच लगातार हार चुकी है। केकेआर अब मुंबई और सीएसके के ऊपर है। मतलब ऐसा कहा जाए कि वो टीमें ऐसी हैं जो 15-16 मैच में से 2 जीती हैं। अब उसके बाद में है तो मान लीजिए जो लगभग एग्जिस्ट नहीं करती हैं, उनके बाद में केकेआर का नंबर आता है और उसके बाद में फिर डीसी का। 8 टीम मान के खेला जाए तो 8 से खेला जाए तो बिल्कुल आप पायदान पे लास्ट और सेकेंड लास्ट का मैच है। करो ही हमारों का मैच है दोनों के लिए। अब अगर नहीं करेंगे तो शायद वो जो टॉप 4 का जो स्लॉट है वो हाथ से निकल जाएगा, दूर हो जाएगा, और कहीं ना कहीं दोनों टीमों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं तो ये कहूँगा कि दिल्ली के लिए एक अच्छी खबर भी है कि उनके जो 2 प्लेयर थे, मिचेल मार्श और टिम सेफर्ड, ये दोनों कोविड पूरा करने के बाद में, क्वारंटाइन पीरियड करने के बाद बाहर आ गए। और इवन उनके जो हेड कोच है रिकी पॉन्टिंग है, वो भी क्योंकि उनके फैमिली में कोई कोविड था तो उनको भी जो आइसोलेशन पीरियड था वो खत्म हो जाए, वो भी वापस आ गए। तो 3 लोग उनको वापस से ज्वाइन कर रहे हैं। थोड़ी सी टीम डिप्लीट होती है, थोड़ा सा टीम का हौसला भी जो है वो डाउन होता है जब आपकी टीम में से कुछ लोग कोविड पॉजिटिव निकलते हैं, तो कहीं ना कहीं बैक ऑफ माइंड अपने रहता है, कहीं मैं भी तो नहीं, कहीं ये भी तो नहीं, कहीं और भी तो नहीं, कहीं ना कहीं आपको फिजिकली मेंटली वो चीज़ चैलेंज करती है। जब आप उससे बाहर आते हैं कि आप उतने दिन में किसी और को नहीं हुआ और जिनको हुआ था वो भी ठीक होकर आपकी टीम को ज्वाइन कर रहे हैं, और वो अच्छे प्लेयर हैं, दोनों प्लेयर अच्छे हैं, हेड कोच आपका साथ में वापस से ज्वाइन कर रहा है, इससे और अच्छी बात नहीं हो सकती है। अब यहाँ पे अगर हम केकेआर की भी बात करें तो कुछ भी अच्छा होता नज़र नहीं आ रहा है। केकेआर की हम बात करें तो 3-4 तरह के ओपनिंग पेयर को वो ट्राई कर चुके हैं, कोई भी फेल पास नहीं हो रहा है। एलन फिंच सिर्फ एक ऐसे लगे कि उन्होंने एक मैच में रन बनाए
अनफॉर्चुनेटली अगले मैच में निकल के कारण से वो बाहर बैठ गए। जहां तक हम सारे प्लेयर्स की बात करें, इवन बॉलर्स की बात करें, तो कोई बॉलर भी उनको इस तरह से, हम सिर्फ सुनील नारायण को थोड़ा सा छोड़ दें तो उसको अगर एक अलग कर लें हम, यहाँ एक दो मैच में आप सुनील नारायण के साथ में वरुण चक्रवर्ती, हाँ वरुण चक्रवर्ती तो बिल्कुल कुछ भी इस पर्टिकुलर सेशन में, सीरीज में वरुण चक्रवर्ती कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। फास्ट बॉलर्स की बात करेंगे तो वहां उनको कोई भी बेनिफिट नहीं मिल पा रहा है। ओवरऑल अगर हम टीम की बात करें और टॉप ऑफ इट अगर हम वेंकटेश की बात करें तो बहुत ही ज्यादा निराश किया है इस पर्टिकुलर सेशन में उन्होंने, कि जहां एक प्लेयर जो पिछले सीजन में अपनी फ्रेंचाइजी को फाइनल में लाता है, वहां से जहां कोई भी उनकी रे ऑफ होप नहीं थी, और इस जगह पे जब अपन हिंदुस्तान की धरती पे खेल रहे हैं और उन्हीं विकेट्स पे खेल रहे हैं जिन पे हम बड़े हुए हैं, वहां जाकर आप रन नहीं कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बहुत बड़ा गड़बड़ नजर आता है। और जब आपके सामने आपका इमीडिएट कंपटीशन ऑलराउंडर में हार्दिक पांड्या अगर इतना अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो मुझे लगता है कि वहां एक और कंपटीशन की स्पिरिट आनी चाहिए। आपको अपना जो कुछ भी कर सकते हो उससे एक स्टेप आगे जाके करना चाहिए ताकि आप उनसे प्रॉपर और कम्पीट कर सकें। हम उम्मीद करेंगे कि अभी भी 5-6 मैचेस बाकी हैं, वो 6 मैचेस में बेहतर परफॉर्म करेंगे और हमें फिर से हमारा वही वेंकी देखने को मिलेगा जिसको हम मध्य प्रदेश में एडमायर करते हैं। सर यहाँ पर टशन हमें देखना मिलेगा 2 युवा कप्तानों का, ऋषभ पंत है, श्रेयस अय्यर है, एक टीम में भी खेलते हुए दिखाई दे हैं। और आज तो ऐसा मौका है कि करो या मारो, क्योंकि यहाँ से अगर मुकाबले में हारते हैं तो बड़ा तंग हो जाएगा रास्ता ऊपर का। बिल्कुल, और मुझे ऐसा लगता है कि जो जैसा सर ने बताया केकेआर का, मुझे उसका रास्ता थोड़ा सा तंग ही नजर आ रहा है क्योंकि जैसा सर ने बोला कि उन्होंने अपने ओपनर जो चेंज किए, एरन फ्रेंच ऑस्ट्रेलिया के कप्तान है, वहाँ से ऑस्ट्रेलिया के लिए ओपन करते हैं, उन्होंने एक मैच में बहुत अच्छी बैटिंग भी करी थी। आप अगर इतनी जल्दी चेंज करेंगे, अगर किसी प्लेयर को ये नहीं रहेगा कि यार मेरी जगह पक्की है मतलब कि मैं खेलूंगा, वो समय बीत गया, तो क्या होगा कि फिर आपके लिए बिल्कुल बहुत परेशानी का सवाल है। जैसे वेंकटेश को भी उन्होंने उठा के ओपनर से 5 या 6 नंबर पर डाला, मतलब मैं कहता हूँ अगर आज उसको खिलाते हैं तो उससे ओपन ही करा है। मैं तो कहता हूँ मेरा दिल कहता है कि वो खेलें, पर दिमाग कहता है कि उसको शायद नहीं खिलाएंगे आज, पर अगर खिलाएंगे तो मैं कहता हूँ उसको ओपन करा है। क्योंकि उन्होंने पहले आपको, जब केकेआर लास्ट ईयर दुबई में जो टूर्नामेंट था उसमें केकेआर बिल्कुल खत्म थी, 5 मैच में से मेरे ख्याल में 2 या 2 मैच टफ विकेट थे, बहुत टफ विकेट थे। वहां पर जाके उस बंदे ने आपको मैच में प्लेऑफ में लेके आया, इसके बाद फाइनल में लेके आया टीम। तो अच्छा और खराब तो सबके साथ चल रहा है, विराट के साथ भी चल रहा है, रोहित के साथ भी चल रहा है, सभी के साथ चल रहा है, तो वेंकटेश के साथ भी चल रहा है। तो आपको समय देना पड़ेगा, जो मुझे ऐसा लग रहा है कि फ्रेंचाइजी के लिए थोड़ी परेशानी का सबब बनता जा रहा है। तो आज उम्मीद करता हूं कि वेंकटेश को अगर खिलाएं तो उससे ओपन कराएं, और वेंकटेश को भी ये सोचना पड़ेगा कि अगर मुझसे ओपन कराएं तो जैसा केएल राहुल ने खेला, जैसा अभिषेक शर्मा ने खेला, आपको वैसा खेलना पड़ेगा, या जैसा रिद्धिमान शाह ने खेला। हाँ, जोस बटलर, आपको खड़ा रहना पड़ेगा विकेट पे। 120 बॉलें ओपनर को मिलती हैं, मतलब 50-60 बॉलें तो उसको खेलने को मिलेगी पूरे 120 ओवर के मैच, 120 ओवर बॉलों के मैच में। तो डेफिनेटली अगर वो खड़े रहेंगे तो वो ऐसे बैट्समैन है कि वो जरूर टीम के लिए अच्छा रन बना के देंगे। वैसे सर बात करें कैप्टेंसी की, तो अभी दोनों टीमों के साथ ये दिक्कत रही कि एक्सपेरिमेंट अभी तक जारी है, और कई ऐसे एक्सपेरिमेंट करे हैं जो चलते मैच में कहीं ना कहीं बहुत परेशानी भरे साबित हुए हैं। यहाँ जो एक मैच्योरिटी दोनों कप्तानों में दिखाई देनी थी, क्या आपको लगता है कि अभी उसमें काफ़ी कुछ खामियां दिखाई दे रही? नहीं, यंग कैप्टन्स हैं। देखिए अभी ऋषभ की भी बात करेंगे तो गेनेशो ने 2 सीजन हुए हैं, 2-2.5 सीजन जब से वो कैप्टनसी की है। और हम अगर अय्यर की बात करेंगे तो वो पहले दिल्ली की कप्तानी करते थे, इंजर्ड हुए बाहर हुए, और अब वो केकेआर की कप्तानी कर रहे हैं। जहाँ तक उनके दोनों की बैटिंग की हम बात करें तो डेफिनेटली अय्यर अच्छी बैटिंग कर रहे हैं यहाँ पर, कोई बैटिंग से रिलेटेड इशू नहीं है। बट अनफॉर्चुनेटली जब आपकी टीम कॉम्बिनेशन बराबर नहीं होता है तो कप्तान के लिए वो एक बहुत ही इस तरह के मोमेंट रहते हैं जो वो ठीक से एक्सप्रेस नहीं कर सकता अपनी एबिलिटी को, ना ही अपनी टीम को प्रॉपर से मोटिवेट कर पाता है। अगर हम उठाकर देखें तो बाकी फ्रेंचाइजी में जितने भी केकेआर द्वारा छोड़े गए प्लेयर हैं, आप दिनेश कार्तिक की बात कर लीजिए, आप अभिषेक की बात कर लीजिए, आप शुभमन गिल की बात कर लीजिए, आप राणा की बात कर लीजिए, आप फर्ग्यूसन की बात कर लीजिए, तो वो सब जो प्लेयर यहाँ थे वो दूसरी जगह जाकर धूम मचा रहे हैं।
आपका इशारा श्रेयस अय्यर को भी फ्रेंचाइजी बदलवाने का तो नहीं है जरा? नहीं, देखिए ये नहीं, ये तो होता रहेगा जब जब मेगा ऑक्शन होगा और रिशफलिंग होगी, आपके रिटेंशन जो 3 आपके पास मैंडेटरी उनको छोड़ के सारे प्लेयर जब आप चेंज करें तो ऐसा तो होगा। परंतु फिर भी मेरा ऐसा मानना है कि जो प्लेयर आपके साथ खेल चुके हैं और आपके मैनेजमेंट को, आपकी टीम थिंक टैंक को मालूम है उनमें क्या कैलिबर है, उनको कम ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करनी है कि आप उनको रिटेन करें, क्योंकि आपने 3 साल 4 साल उनके साथ बिताए हैं ऑलरेडी और आने वाले 3 साल और आप बिताने वाले हैं। तो इतने लंबे पीरियड में जिनको आप जानते हैं, समझते हैं, गेम समझ रहे हैं, आप नए को आप लाएंगे तो पहले समझने में देर लगेगी और फिर आपने जो ले लिया वो तो आपके साथ रहने वाला ही। तो कम से कम टेस्टेड प्रूवन लोगों पर ट्रस्ट करेंगे। तो ये वाली जो स्थिति आज हो रही है कि मुंबई का क्या हाल हो गया है, चेन्नई का क्या हाल हो गया है, केकेआर का क्या हाल हो गया है, मैं तो ये बोल रहा हूँ कि सिर्फ 2 ही ऐसी फ्रेंचाइजी हैं जिन्होंने टूर्नामेंट अभी तक जीता हुआ है, राजस्थान रॉयल्स और सनराइज हैदराबाद, जो थोड़ा ठीक कर पा रहे हैं। उन्होंने एक बार टूर्नामेंट जीता, जिन्होंने बहुत ज्यादा बार जीते हैं वो तो नीचे से ऊपर नहीं आ पाए। वो बहुत खराब प्रदर्शन वो मुझे लगता है कि शायद पैमाना ये हो गया कि जितनी बार ज्यादा जीतेंगे उतनी बार नीचे जाना होगा। तो मुंबई जो है एक भी मैच नहीं जीत पाई है, चेन्नई 2 मैच जीती हुई है और नीचे की दोनों पोजीशन को पक्का कर बैठेंगे, इनको नहीं छोड़ेंगे। सर मेरा इसमें एक ये था कि जो आपने भी जो बोला ना कि जो चेन्नई और मुंबई क्या होता है सर, क्रिकेट खेलना एक अलग चीज़ है और जो मैनेजमेंट करना वो एक अलग चीज़ है। और मुझे लगता है कि क्या हुआ है कि जो जब ऑक्शन हुआ ना तो उसमें प्लेयरों की दखलंदाजी मुझे लग रहा है ज़्यादा हुई है। मैनेजमेंट ने तो बहुत अच्छी टीम बना के मुंबई को भी दी थी और चेन्नई को भी दी थी, पर जब प्लेयर्स की दखलंदाजी हो जाती कि नहीं ये अच्छा, ये अच्छा, ये अच्छा, ये अच्छा, तो आप देखिए अपनों को उपरत करने की जो तो ये जो हुआ है ना सर, उसी का नतीजा है कि जो दोनों टीमें जो सबसे टॉप की थी वो सबसे बॉटम में, वो एक रीज़न ये भी है। वैसे सर कुछ नए खिलाड़ी आज देखने को मिल रहे हैं हमें दोनों टीमों में। हाँ वो अभी मतलब मैं देख रहा था कि हर्षित राणा है, इंद्रजीत है, चेतन सकारिया दिखाई देंगे। वो बिल्कुल तो मुझे लगता है कि अब जो अभी तो मालूम नहीं हो किसकी जगह खेलेंगे, अभी टीम इतना अभी डिक्लेयर नहीं हुआ 11 का, पर लग रहा है कि जब खेलेंगे ये पक्का है ये तो हो जाएगा। अगर डेब्यू हो रहा है तो जरूर खेलेंगे। संजय अगर बात करें जो चेतन सकारिया को हमने पिछले सीजन में देखा था तो बहुत अच्छा यंगस्टर है, लेफ्ट आर्म बॉलर है, बहुत इजी एक्शन है, इकोनॉमी अच्छी है, विकेट्स लेते हैं। अभी तक हमने उनको नहीं देखा, ऑलरेडी 8 मैचेस सब में हो चुके हैं। तो ये भी कहीं ना कहीं दर्शा रहा है कि कंपटीशन कितना बढ़ गया है, कि आपके पास में जो अच्छे प्लेयर हैं इतने हैं कि जो और अच्छे हैं जिन्हें पिछले सीजन में अच्छा करा उनको अभी तक मौका ही नहीं मिल रहा। पर सर क्या इस कंडीशन में जहां आपके 7-7 8-8 मुकाबले हो चुके हैं, यहाँ अब बेंच स्ट्रेंथ को मौका देना क्या समय ठीक मानते हैं आप या आप मजबूरी मान रहे हैं? नहीं, ये तो मजबूरी ही हो सकती है कि जब 8 मैचेस आपने खिलाए हैं तो आपकी जो टीम खेल रही है, ऑब्वियसली 8 मैच अगर किसी ने खेले तो वो कैपेबल है तो वो परफॉर्म कर रहा होगा। हो सकता है 1-2 प्लेसेस कभी गलती हो जाती है या कभी इंजरी हो जाती है तो आपको बेंच स्ट्रेंथ को टेस्ट करना पड़ता है, परंतु अदरवाइज आई डोंट थिंक दिस इज द टाइम फॉर टेस्टिंग एंड ट्रायल। इट्स अ बिजनेस एंड ऑफ टूर्नामेंट नाउ। अब आपके पास 5 मैच बचे हैं, 6 मैच बचे हैं, 5-6 मैचेस जो हैं वो ये डिसाइड करेंगे कि क्या आप प्लेऑफ में जाएंगे। अगर आपका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं होगा तो कतई नहीं जा पाएंगे, तो आप कोई चांस नहीं ले सकते। यू हैव टू फील्ड योर बेस्ट प्लेइंग 11 जिन पे आपको भरोसा है, जो टेस्टेड हैं, जो प्रूवन है, जो आपको हमेशा अच्छा क्रिकेट खेलते हुए नजर आए हैं। अब नए चांसेस तभी पॉसिबल हैं जब उनमें से यहाँ तो कोई बिल्कुल ही आउट ऑफ फॉर्म है जो नहीं कर पा रहा है या कोई इंजर्ड है, इसके बिना मुझे नहीं लगता कोई भी टेस्टिंग ट्रायल पॉसिबल। आप सहमत है सर? क्या आप प्रयोग का समय है, एक्सपेरिमेंट अभी इस दौर में? चेतन सकारिया को तो क्या देखिए वो तो खेले हुए हैं तो उनको आइडिया तो हो सकता है टीम को उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से उनको लिया हो। तो बाबा अपराजित और राणा उनको लेना, अब ये केकेआर ने क्यों किया है, क्या रीज़न है? क्योंकि रीज़न तो एक ही है कि उनकी बैटिंग नहीं चल रही है। हो सकता है उन्होंने इसलिए किया हो कि भाई अब इनको ट्राई करके देखते हैं, बाकी तो 7-7 8-8 मैच खेल चुके उन्होंने कुछ नहीं किया है, तो अब इनको देख लेते हैं ये कैसा खेलते हैं। क्योंकि अगर मान लो कि पर ये सर वही बात है कि देख लेते हैं, क्योंकि अब यहाँ पर देखने की कंडीशन नहीं है। 1-2 मुकाबले अगर आप नहीं, अभिषेक उसमें ये है कि देखिए रन तो दूसरे भी नहीं बना रहे जो खेल रहे थे 8-8 मैच से, तो अगर वो रन नहीं बना रहे तो अगर वो नहीं बना रहे हैं तो आपको दूसरे को ट्राई करना पड़ेगा, क्योंकि आपने उनको खरीदा है, लिया है, आपने उनको अपने फ्रेंचाइजी ने उनको लिया है, तो लिया अगर वो अच्छे हैं तभी लिया है, तो बिल्कुल ट्राई, मेरे हिसाब से तो कुछ गलत नहीं है। अगर उनको लिया है तो उनको बिल्कुल ट्राई करना चाहिए, उनको मौका देना चाहिए। जो खराब खेल रहे हैं, जो जिनका फॉर्म खराब है, उनको बाहर करके उनको मौका, हो सकता है कि यहाँ से फिर केकेआर की किस्मत जागे और वो मैच जीतना चालू, जैसे पिछली बार वेंकटेश अचानक आने के बाद से किस्मत जागी थी। तो अब नए खिलाड़ियों के भरोसे जो सोई हुई किस्मत है उसे जगाने की कोशिश की जा रही है। टॉस का समय हो गया है, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी बात और जान लेते हैं। सर, कप्तान तो दोनों टीम के फिलहाल उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं, भले ही वो ऋषभ पंत हो या फिर श्रेयस अय्यर हो, और दोनों के विकेट जिस
तरीके से गिरे हैं वो ऐसा लग रहा है कि विकेट की कीमत को जो समझना चाहिए दोनों कैप्टन अब तक समझ नहीं पाए। नहीं, दोनों में मैं देखूं तो मुझे एक चीज नजर आ रही है कि श्रेयस अय्यर भी अपने आप को बहुत ज्यादा तेज खेलने की कोशिश कर रहे हैं। वो बहुत अच्छे प्लेयर हैं, इसमें कोई शक नहीं है, पर हर प्लेयर का एक खेलने का तरीका होता है, अंदाज होता है। अगर मान लीजिए एक रेगुलर बैट्समैन है जो लूज बॉल मिले उसी को मारता है, और एक बैट्समैन ऐसा है जो बिल्कुल ताबड़तोड़ मारता है। अगर ये दोनों अपने को विपरीत स्थितियों में ले जाएंगे कि जो ताबड़तोड़ मारने वाला वो रुककर खेलना चाहेगा तो उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएगा, और जो रुककर खेलता है वो ताबड़तोड़ खेलना चाहेगा तो वो नहीं कर पाएगा। श्रेयस अय्यर एक अच्छे बैट्समैन है, परंतु इस आईपीएल में मुझे लगता है कि वो अपना स्ट्राइक रेट इंप्रूव करने में बहुत ज्यादा लगे हुए हैं कि हर बॉल पे मारना है, हर बॉल पे मारना है। एज ए कैप्टन आपके जहन में एक फिगर होना चाहिए कि मुझे 20 ओवर के एंड में इतना तक पहुंचना है और हर ओवर में हमें इतने रन बनाने हैं। अब हर ओवर में 8 रन 9 रन अगर आप बना रहे हैं, आपको क्यों उसके बाद अगली बॉल पे चौका या छक्का मारना है कि अगला ओवर नहीं आने वाला है क्या? तो अगर आप अपनी रिसोर्सेज को बचा कर रखेंगे और ऑप्टिमाइज यूज करेंगे तो कोई भी कैप्टन जो है वो ये सोचेगा जरूर। परंतु मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है ये दोनों कैप्टन में मिसिंग है। हाँ, जहां तक हम ऋषभ पंत की बात करेंगे तो उनका स्टाइल ही ऐसा है, बट ऐसा स्टाइल होने का मतलब कदापि ये नहीं है कि आपके 2 विकेट 3 विकेट डाउन हो गए हैं और आप फिर भी किसी को थर्ड मैन के ऊपर कट मारने की कोशिश कर रहे हैं और बॉल खड़ी कर आउट हो रहे हैं। वो एक बहुत गलत मैसेज भी दे रहा है आपकी टीम को। सॉरी। और आपका जो कप्तान क्यों बनाया जाता है? कप्तान उसको बनाया जाता है जो एक टफ सिचुएशन में अपनी टीम को बाहर ला सकता हो, ना कि एक टफ सिचुएशन में और डीप ट्रबल में ले जाता हो। तो मुझे लगता है वो कप्तान का काम नहीं है। कप्तान का काम होता है कि अगर मान लीजिए कुछ परिस्थितियां आपके अगेंस्ट हैं, उन परिस्थितियों को शांत कैसे करना है और अपनी टीम को उन मुश्किल परिस्थितियों में से निकाल के कैसे ले जाना। तो वानखेड़े में टॉस हो चुका और अब तक यहाँ पर जिस भी कप्तान ने टॉस जीता है 10 मुकाबलों में इस टूर्नामेंट के पहले गेंदबाजी का ही फैसला लिया है और फिलहाल ऋषभ पंत जो कि दिल्ली के कप्तान है उन्होंने टॉस जीत लिया है। सर क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, और मुझे लगता है मैं जैसा आपने बोला कि टॉस जीता है तो शायद बॉलिंग करेंगे, जैसा कि जो ट्रेंड चला लिया उन्होंने तय। हाँ, मतलब 10 से आंकड़ा बल्कि 11वां हो चुका। हाँ जी, और मैं दिल्ली की टीम को कलकत्ता से अभी बेहतर मान रहा हूँ और टीम है भी बहुत अच्छी है उनकी। मिचेल मार्श मुझे लगता है वापस आ गए टीम में, उसका बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा। मिचेल मार्श बहुत अच्छा ऑलराउंडर है, बैटिंग बॉलिंग दोनों से बहुत अच्छा करते हैं वो। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप मुझे एज पूछेंगे तो मैं मानूंगा 60-40 का चांस है, 60% दिल्ली की तरफ मैं जाऊँगा कि वो ज़्यादा बेहतर टीम है। और अगली बार आप सनराइजर्स के मुकाबले में आपको थोड़ा सा हाँ वो डिपेंड करता है कि कैसा सिचुएशन क्या है उस अच्छा, अभी कंडीशन आपने रखी है अपनी। सर आपकी फेवरेट टीम आज कौन सी है सर? डेफिनेटली मुझे भी दिल्ली जो है टीम बेटर लग रही है, क्योंकि केकेआर टीम थोड़ी स्ट्रगल कर रही है कि 4 मैच लगातार हार चुके हैं, परंतु क्रिकेट में कुछ भी जो है कंसिस्टेंट नहीं। कल के बाद तो बहुत ज्यादा हारने वाली टीम जो है वो ऐसा नहीं कि हारती रहती है, जीतने वाली टीम ऐसा नहीं कि हमेशा जीतती रहती है। और दोनों टीमों के लिए करो या मरो का दोनों को ही बेस्ट देना होगा। टॉस जीतना जो है एक अच्छी बात है, पर कल हमने जिस तरीके से देखा कि टॉस जीत के भी अब वो समय पहले वाला नहीं रहा है कि आपने टॉस जीत लिया तो आपको बहुत बड़ा एडवांटेज मिल गया। हाँ, थोड़ा एडवांटेज जरूर है, आप जिस चीज में बेटर है आप उसमें करेंगे, परंतु फिर भी मुझे लगता है कि केकेआर से दिल्ली टीम बहुत बेटर। आपने तो दिल्ली तय कर दिया। तो हमारे एक्सपर्ट की माने तो दिल्ली फिलहाल वजनदार टीम आंकड़ों के लिहाज से और अपने कॉम्बिनेशन के हिसाब से केकेआर पर भारी दिखाई पड़ रही है, लेकिन दोनों टीम के लिए मुकाबला डू एंड डाई सिचुएशन का है। जो जीतेगा वो अंक तालिका में नंबर 6 पर होगा और जो हारेगा उसके लिए कहीं ना कहीं जो आने वाला पड़ाव है वहां पहुंचना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन मुश्किल भरे मुकाबले कहीं ना कहीं हम जैसे क्रिकेट प्रेमियों के लिए दिलचस्प किस्से और एक शानदार रोमांचक मुकाबला देकर आते हैं, तो उसी का इंतजार है। कुछ ही पलों में एक बेहतरीन मुकाबला एक बार फिर शुरू होने वाला है। और कल जिस तरह से हमने खास क्रिकेट मैच देखा जिसने हमें बहुत ज्यादा रोमांचित कर दिया था, उसने आईपीएल के सीजन को और 4 गुना चांद लगा दिए हैं। तो फिलहाल देखना खास होगा कि आज के मुकाबले में जीतकर दिल्ली या फिर केकेआर अपना मुकाम हासिल करने की तरफ कितनी तेजी से बढ़ पाती है। फिलहाल हमारी इस खास पेशकश में इतना ही, लेकिन डीजीआना न्यूज पर खबरों का सिलसिला जारी है। हमारे साथ बने रहिए। नमस्कार।